हमारे जो चीज सीखने वाले हैं दैट इज कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल वर्ड आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में बहुत बार सुना होगा कि पोटेंशियल क्या होता है। अगर हम कहें कि इस मतलब कभी कभी हम सुनते हैं कि इसमें पोटेंशियल ज्यादा है, शी कैन डू बेटर, तो इस तरह के वर्ड हम सुनते हैं। तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि कोई एक एक्शन लेने के लिए आप में जो पोटेंशियल होता है एक कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि स्टोर्ड एनर्जी रहती है। ठीक है, कैसे वो समझते हैं कि उसको स्टोर्ड एनर्जी कैसे कहते हैं? तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो आपके पास मान लीजिए स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग को आप इस तरह से स्ट्रेच करते हो, या फिर रबर है तो रबर को आप इस तरह से स्ट्रेच करते हैं, तो क्या होता है, हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, और वो वर्क जो है या फिर फोर्स जो है वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्प्रिंग के पास एक एनर्जी जो है, हमने जो वर्क किया वो वर्क स्प्रिंग में एक तरह से स्टोर हो गया। किस फॉर्म में? जब हमने उसको स्ट्रेच किया, एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग में वो वर्क जो है वो स्टोर हो गया। और सपोज आप इसको छोड़ते हैं तो वो एकदम से इट विल लाइक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज है मतलब रिलीज करने पर उसका जो एनर्जी है जो रिलीज होने पर मतलब उसके ऊपर हम जो कंस्ट्रेंट हटा लेते हैं तो एज वी रिलीज इट चेंजेस इट्स पोजीशन। इस तरह की जो एनर्जी होती है जो स्टोर्ड होती है और जब हमें जरूरत है हम उसे यूज कर सकते हैं, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सेम ऐसे आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे आपने बॉ देखा होगा, बॉ एंड एरो। तो बॉ एंड एरो में भी क्या होता है कि हम बॉ को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसमें एक तरह की एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं हमारा एरो जो है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। इसका मतलब कि जो एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई थी वो बॉ को एरो को ट्रांसफर हो गई और इवेंचुअली हमारा एरो जो है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करता है। ठीक है, तो इस तरह की जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हमारा अर्थ है उसके अंदर भी कहीं कहीं जो उसका क्रेस्ट है मतलब उसका जो अंदर का हिस्सा है कहीं कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है और टाइम पर वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होने पर अर्थक्वेक जैसी चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है, कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल पर आकर भी हम इसको डिटेल में समझेंगे। ये कुछ एग्जांपल थे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिलीज होने पर मतलब उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर तो होती है, लेकिन जैसे उसको रिलीज किया जाता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब हम एक बात करेंगे कि ऐसे ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए कि और पोटेंशियल एनर्जी का एक फोर्स के साथ भी रिलेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली एक फोर्स है जिसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं और तब जाके वो एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। जैसे कि मैं कोई बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाऊं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉल है। अब बॉल जो है एप्पल है, बॉल है, कोई भी चीज अगर आप उसको रिलीज करते हैं तो क्या होता है, इट फेल डाउन, वो हमेशा नीचे गिरता है। और नीचे गिरने की वजह क्या है? तो नीचे गिरने की वजह जो है वो है ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि F=ma के हिसाब से दिया जाता है mg, ये फोर्स हर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है और इसकी वजह से चीजें नीचे गिरती है। अब अगर आप बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, इसका मतलब देखिए बॉल पे कंटिन्यूअसली ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ है, लेकिन जब आप बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं इट मीन्स यू आर वर्किंग, आपने काम किया। और वो काम क्या था? यू हैव थ्रोन दैट बॉल अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करके, जो ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूअसली बॉल को अपनी तरफ पुल ही कर रहा है, बट वी हैव प्रोवाइडेड सफिशिएंट एनर्जी, या फिर हम ये कहें कि हमने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्क किया जिससे हमारा बॉल जो है ऊपर की तरफ उछल कर जाता है। अब बॉल को अगर आप ऊपर की तरफ ग्राउंड लेवल से फेंकते हैं, सपोज ग्राउंड लेवल, तो वो बॉल ऑब्वियसली इनफाइनाइट तक तो नहीं जाता है, थोड़ी एक लिमिट तक हो जाएगा, देन इट विल अगेन फेल डाउन, क्योंकि जब हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की थी वो एनर्जी खत्म हो गई
सफिशिएंट एनर्जी देने के लिए कैपेबल होता है और वो बॉल को और ऊपर फेंक सकता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉल को, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द, मतलब जब वो हाइट पे पहुंचता है उसकी वजह से अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड उसके बाद वो इवेंचुअली नीचे गिर जाता है। तो अब हमें बात ये करनी है कि ये जो, बिकॉज व्हेन द बॉल विल फॉल अगेन, तो वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से फॉल होगा। लेकिन सपोज हमारा एक और केस की बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है हमने उसको थ्रो तो किया, लेकिन यहाँ पर टेरिस जैसा कुछ था, ठीक है, और यहाँ पर ये रह गया, तो अब तो ये नीचे नहीं आने वाला। इसका मतलब हमने जो उसे एनर्जी प्रोवाइड की उससे वो यहाँ पर रह गया। तो हमने जो अब जब ये बॉल यहाँ पर है तो उसके पास जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क किया था और जो एनर्जी उसे प्रोवाइड की थी वो यहाँ पर जब वो स्टॉप हो गया, जब यहाँ पर वो स्टेशनरी पोजीशन में आ गया, तो एनर्जी यहाँ पर रह जाती है। और इस एनर्जी को डिफाइन किया जाता है V इज इक्वल्स टू mgh, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम इसे डिफाइन करते हैं, V इज इक्वल्स टू mgh, जहाँ h ऑब्जेक्ट की हाइट है, मास ऑब्जेक्ट का, ये m जो ऑब्जेक्ट का मास है और g हमारी ग्रेविटी। तो जितनी ज्यादा हाइट और जितना ज्यादा मास उतना ऊपर वो उतनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा हम कह सकते हैं। नाउ इन सम केसेस व्हाट हैपेंस कि कभी कभी क्या होता है कि बॉल मतलब पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा रूल है कि वो हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू फ्लो करेगी। नाउ टेल मी वन थिंग कि यहाँ पर सपोज ये 2 मीटर हाइट है और ये 5 मीटर है और ये तो 0 मीटर, ठीक है, ग्राउंड लेवल तो 0 मीटर। तो तीनों में से तीनों एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में, एक ही तरह के बॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जिसकी हाइट ज्यादा है, क्योंकि मास और ग्रेविटी तो सेम है सबके लिए, जिसकी हाइट ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे किसी वर्क, किसी तरह के फोर्स के अगेंस्ट हम जब काम करते हैं और वो एनर्जी जब स्टोर होती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। एक रिलेशन है फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। इस ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट के लिए भी हम देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में, दैट F इज नेगेटिव dV अपॉन dH, यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। V हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, माइनस d dH, आई थिंक हमने mgh ये लिखा था। अब मास ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहेगा, h हाइट जो है, सॉरी ग्रेविटी भी कांस्टेंट रहेगी, तो हमारे पास आ जाएगा dH अपॉन dH, और dH अपॉन dH 1 हो जाता है, मतलब ये फोर्स जो है वो हो गया माइनस m, ठीक है। तो ये रिलेशन है इन बिटवीन फोर्स एंड इन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन है। और जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो वो कितनी वेलोसिटी से गिरेगा वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इट विल बी v² इज इक्वल्स टू 2gh, और ये कैसे आया फॉर्मूला वो भी हम देखेंगे। तो हमने जो वेलोसिटी यहाँ पर लिखी है v² इज इक्वल्स टू 2gh, ये वेलोसिटी वो वेलोसिटी है कि बॉल जस्ट जब हमारा ग्राउंड के ऊपर गिरने वाला होगा उससे पहले की उसकी वेलोसिटी। और एक और चीज, यहाँ जो माइनस mg है ये रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, और ये डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला कैसे है, ये सब भी आप लोगों को अच्छे से समझ में जो है आ
अपॉन dx। एंड इफ वी इंटीग्रेट सपोज, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं fx dx इज इक्वल्स टू माइनस dv। अब अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करें तो यहाँ इंटीग्रेशन है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट भी डिस्टेंस की होगी, xi रिप्रेजेंट करता है इनिशियल डिस्टेंस, xf रिप्रेजेंट करता है फाइनल डिस्टेंस, और यहाँ पर भी vi रिप्रेजेंट इनिशियल, vf रिप्रेजेंट फाइनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम कुछ नहीं करेंगे, दैट वी विल कीप एज इट इज, फोर्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, क्योंकि अभी तक हमने फोर्स को डिफाइन नहीं किया है। और वहां पर जो है यहाँ नेगेटिव साइन को बाहर करेंगे, vi एंड vf। अब ये चीज शायद आपके लिए नहीं है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में छोटे छोटे टुकड़ों में हम ज्योमेट्री को बांटते हैं, उसी तरह से डिफरेंशिएशन में उसको एक साथ करते हैं, ठीक है। तो दैट विल बी, देखिए कभी भी you have to remember this formula that integration of dx is x। तो यहाँ आपको पूछा गया इंटीग्रेशन ऑफ dv, तो वो हो जाएगा v, और माइनस साइन तो पहले से, माइनस का कुछ नहीं कर सकते, वो बाद रहेगा, और vf और vi उसकी लिमिट हो गई, vf अपर लिमिट है, vi माइनस vi लोअर लिमिट है। तो अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन को हमेशा लिमिट होती है, क्योंकि हम कितने एरिया में इंटीग्रेट करना चाहते हैं उसके लिए ये है। तो व्हाट वी विल डू, पहले यहाँ पे अपर लिमिट रखते हैं, उसमें से माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, और अगर आप इसको माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो आपका ये इक्वेशन हो जाएगा xi xf fx dx इज इक्वल्स टू vi माइनस vf। vi माइनस vf क्या है? vi पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल, vf पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल, मींस कि इन शॉर्ट इट इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसके बदले डेल्टा v लिख सकते हैं, दैट इट इज डेल्टा v। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का कांसेप्ट जो है हम देखते हैं पहले कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। उसको देखने से पहले हम एक और चीज देख लेते हैं, दैट व्हाट इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप इस फॉर्मूला से देखें तो, या फिर इनिशियली हमने जो फॉर्मूला लिखा था fx is equals to dv upon dx, so basically fx into dx is equals to d। तो जो इस साइड का यूनिट होगा वही उसी साइड का यूनिट होगा। तो आई गिव यू एज एन होमवर्क कि आपका यूनिट फोर्स है तो न्यूटन होगा, डिस्टेंस है तो मीटर होगा, तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इसका यूनिट और mlt फॉर्मूला लिख के सेंड करें, ठीक है। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो कि पथ डिपेंडेंट नहीं होते, मतलब कि आप किसी फोर्स फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं एंड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए, तो सिंगल एग्जांपल से मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब ए से बी जाने के बहुत से रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, दूसरा ये है, तीसरा कुछ ऐसा है। तो अगर आप देखें तो तीनों रास्तों में क्या हम इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्टेंस क्रॉस करेंगे? नहीं करेंगे। सबसे छोटा डिस्टेंस किसी दो पॉइंट के बीच का वही होता है जो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। तो ये तीनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, वर्क का डिफरेंस आएगा, दैट विल बी ओनली डिपेंडेंट अपॉन इट्स इनिशियल पॉइंट एंड इट्स फाइनल पॉइंट। मतलब यहाँ से यहाँ अगर ऑब्जेक्ट गया तो उसमें वर्क तो करना ही पड़ेगा उसे, प्लस उसकी एनर्जी में कुछ चेंज आएगा। अगर ये वर्क जो है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है, पाथ टेकन जो भी है, कोई भी रास्ता लिया है उसे उस पर डिपेंड नहीं करता, तो उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने जो है इतना देखा, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स देखे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी और किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड है वो सीखें। ओके।